बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स चैप्टर नंबर 20। जो टॉपिक है हमारे पास वो है एक्सरेज। एक्सरेज क्या चीज़ होती है, कैसे जनरेट करते हैं और किस तरह से आपके पास ये यूज़फुल हो सकती है, और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे हम। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरे इंट्रोडक्शन से। एक्सरेज क्या होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि एक्सरे इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे दैट हैविंग द स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग सर्टेन फ्रीक्वेंसी, सर्टेन वेवलेंथ, सर्टेन एनर्जी। अब जो एक्सरेज है ये एनर्जी लेवल में दूसरे नंबर पे आती हैं। जैसा कि हमें पता है कि टॉप ऑफ द लिस्ट जो हमारे पास एनर्जेटिक रेज है वो गैमा रेज है। गैमा रेज के बाद आती हैं एक्सरेज, एक्सरेज के बाद आती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट के बाद आती है विजिबल। विजिबल के अंदर 7 कलर्स आ जाते हैं। विजिबल के बाद आ जाती है आपके पास इंफ्रारेड, फिर आपके पास आ जाती है माइक्रोवेव, फिर आपके पास आती है रेडियो वेव। इन शॉर्ट ये कि सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रेज होती हैं आपके पास गैमा रेज, उसके बाद होती हैं एक्स रेज। ये हैवी एनर्जेटिक रेज आप किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं उसका तरीक़ेकार हम समझते हैं। हमारे पास जो बाकी रेज हैं अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, रीजन वाली रेज, ये आप लाइट एटम से एमिट करवा सकते हैं। लाइट एटम जैसे कि हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास लाइट एटम की जगह हैवी एटम होता है तो हैवी एटम में आप एक्सरे को किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब प्रोडक्शन में आप सबसे पहले देखते हैं एक्सरे ट्यूब को। एक्सरे ट्यूब आपके पास एक ग्लास ट्यूब होती है, ग्लास वेलप होती है। ये जो ग्लास ट्यूब है इसके अंदर आप वैक्यूम को क्रिएट करते हैं। एक साइड पे आप फिलामेंट लगाते हैं, एक साइड पे आप मेटल को रखते हैं। होता ये है कि जैसे ही आप फिलामेंट मेटल में से आप हैवी पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, करंट को पास आउट करवाते हैं, जो आपके पास ये नज़र आ रहा है स्क्रीन पे देखिएगा आप कि आपके पास फिलामेंट है, फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स जाके एक मेटल से टकराते हैं, टकराने के बाद वहाँ से एक्सरेज एमिट होती हैं। ये प्रोसेस बिल्कुल आपके पास रिवर्स प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि आप फोटो सेल जो होते हैं, जो सोलर सेल्स होते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, लाइट को फेंकते हैं। लाइट के फेंकने से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। यहाँ पे उसका उल्ट हो रहा है। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स को फेंकते हैं, एक मैटर की सरफेस पे जाके वो गिरते हैं, वहाँ से आपके पास हैवी एनर्जेटिक रेस निकलती हैं। अब ये मैटर एटम से बना होता है। एटम्स के अंदर से किस तरह से ये रेस निकलती है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपने दो बातें याद रखनी है, वो है इट कंसिस्ट ऑफ हाई वैक्यूम ट्यूब कॉल्ड एक्सरे ट्यूब। मॉडर्न एक्सरेज ट्यूब इज आल्सो नोन एज अ कॉलेज ट्यूब। एक्सरेज आर प्रोड्यूस व्हेन द हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट विद मैटर। वही बात जो अभी मैंने आपको की है कि एक्सरेज तभी प्रोड्यूस होती है जब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जाके इंटरेक्ट करते हैं मैटर के साथ। अब मैटर के साथ, एटम के साथ टकराने से इलेक्ट्रॉन जैसे जाके टकराते हैं, वहाँ से किस तरह से आपके पास ये एमिट होती है, ये हम चीज़ें डिस्कस करते हैं जी। यहाँ पे डिस्कस करते हैं सूटेबल मेटल। अब पहली बात यह है कि जहाँ से आप इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हैं वो आपके पास सूटेबल मेटल होनी चाहिए कि कम से कम पोटेंशियल पे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं। ज़्यादातर आप टंगस्टन को इस्तेमाल करते हैं। टंगस्टन फिलामेंट एक ऐसा मटेरियल है जो वोल्टेज पे, एक स्पेसिफिक वोल्टेज पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है। जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स जाके मेटल पे गिरते हैं, फिर वहाँ से आपके पास प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे जो प्रोसेस लिखा हुआ है एक्सरे प्रोडक्शन इज अ रिवर्स प्रोसेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो अभी मैंने बात भी की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, नीचे डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि जैसे ही लाइट जाके फॉल करती है, लाइट के फॉल करने से वहाँ पे करंट पास करता है। जैसे ही लाइट फॉल नहीं करती, करंट भी खत्म हो जाता है। अब इसका रिवर्स प्रोसेस होगा कि आपके पास जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को फॉल करवाएंगे मैटर के ऊपर, वहाँ से एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को मैटर पे फॉल नहीं करवाएंगे, एक्सरेज भी प्रोडक्शन नहीं होगी। अगली बात आती है स्पीड ऑफ एक्सरे। अब एक्सरे जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। जो भी आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज की स्पीड सेम होती है सबके लिए। अगली बात आती है जी वेवलेंथ। एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है 0.1 आंगस्ट्रॉम। 1 आंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 के इक्वल होता है। एनर्जी ऑफ एक्सरेज कितनी है? एनर्जी ऑफ एक्सरेज के लिए आप प्लांक्स अजम्पशंस का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, इज इक्वल टू एच एफ। एनर्जी रेंज आपके पास मेंशन है 100 EV टू 100 KeV तक होती है। और एनर्जी गेन का फॉर्मूला आपके पास VeV, यहाँ पोटेंशियल है, ई इलेक्ट्रॉन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेंजेस, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेंज आपके पास गिवन है 30 पीटा हर्ट्स टू 30 एक्सा हर्ट्स तक। ये प्रीफिक्सेस हैं पीटा और एक्सा, जो प्रीफिक्सेस टेबल में आपको मिल जाएंगे। आगे है जी टाइप्स ऑफ एक्सरेज। अब ये जो एक्सरेज हैं, ये इनकी टाइप्स कौन सी होती हैं? इसमें सबसे पहले आ जाती है करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। होता ये है
कि हमें ये पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट से जंप करते हैं और न्यूक्लियस के करीब वाले ऑर्बिट में जाके गिरते हैं तो एनर्जी एमिट करते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ सकता है, अगर उसने के शेल में आना है तो वो एल से भी आ सकता है, एम से भी आ सकता है और एन से भी आ सकता है। अगर करीब वाले से जंप करके आता है तो आप एक अलग एनर्जी लेवल का नाम देते हैं, एम वाले से जंप करके आता है उसे एक और नाम देते हैं, एन वाले से जंप करके आएगा उस एनर्जी लेवल को आप जो अलग अलग ऑर्बिट से जंप करके इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो अलग अलग एनर्जी लेवल बनते हैं। एनर्जी लेवल किसके बनते हैं ये भी याद रखिएगा, मैंने एक प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जंप करता है और लोअर ऑर्बिट में जाता है तो ये ट्रांजिशन के दौरान में एनर्जी को एमिट करता है। ये एनर्जी एमिट जो होती है आप इसे डिटेक्ट करते हैं, जब आप इसे डिटेक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं तो आपके पास स्पेक्ट्रम्स बनते हैं। ठीक है, अब ये जो स्पेक्ट्रम्स हैं आप एक्सरेज को भी ऑब्जर्व करते हैं तो स्पेक्ट्रम बनते हैं। तो अलग अलग ऑर्बिट से जब जंप करके एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है तो आपके पास अलग अलग स्पेक्ट्रम्स बनते हैं। ठीक है, आप उन्हें करैक्टरिस्टिक्स का नाम देते हैं। अब ये जो करैक्टरिस्टिक्स एक्सरेज हैं कि जिसमें अलग अलग ऑर्बिट से जंप करके इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में आएंगे तो जो आपके पास रेस बनती हैं आप उसे करैक्टरिस्टिक्स एक्सरेज का नाम देते हैं। करैक्टरिस्टिक्स एक्सरेज जो है वो आपने याद रखना है कि जो करैक्टरिस्टिक्स एक्सरेज के फोटॉन्स होते हैं वो जनरल एक्सरेज फोटॉन से जो है वो कम होते हैं। अगली बात हम करते हैं कि कंटिन्यूस एक्सरेज हमें कैसे मिल सकती है। जी ब्रेमस्ट्रॉलिंग इफेक्ट, ये एक फिजिस्ट है जिसके नाम से ये इफेक्ट बनता है, ब्रेकिंग रेडिएशन गिव राइज टू कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम। अब ये कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम कैसे बनता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस ट्रांजिशंस करता रहता है, कभी वो एक सेल से दूसरे, फिर दूसरे से तीसरे, चौथे में, इस तरह से वो कंटिन्यूस जाता है तो आपके पास एक स्पेक्ट्रम बनता है जो आपको ऑब्जर्वेशन में नज़र आता है, उसे आप कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब यहाँ पे ना मेंशन है जी कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू द डिसेलरेशन ऑफ इम्पैक्टिंग इलेक्ट्रॉन, जो जाके इलेक्ट्रॉन्स इम्पैक्ट कर रहे हैं जब उनकी स्पीड कम हो जाती है तो स्पीड कम होने से जो आपके पास एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता नज़र आता है। जैसे जैसे स्पीड कम हो रही है इलेक्ट्रॉन टकराते जा रहे हैं तो एक आपके पास स्पेक्ट्रम नज़र आता है जिसे आप कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। जो एक्सरेज की इंटेंसिटी है ये डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। और आखिरी पॉइंट है जी एनर्जी ऑर्डर। एनर्जी ऑर्डर कैसा होता है जी, के का सबसे ज़्यादा है, एल का सबसे कम है, एम का हमें पता है के करीब होता है न्यूक्लियस के, जो करीब न्यूक्लियस के होता है उस ऑर्बिट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आपके पास एनर्जी ऑर्डर की बात कर रहे हैं, एनर्जी लेवल की नहीं, एनर्जी ऑर्डर में होता ये है कि करीब वाले ऑर्बिट में जंप करके आएगा। जैसे फ़र्ज़ करें कि आपके पास, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, आपके पास 10 फ्लोर्स हैं। जो अर्थ के करीब वाला फ्लोर है वो करीब है, आप वहाँ से जंप करके आएंगे तो कम से कम एनर्जी आपकी वेस्ट होगी। लेकिन जब आप 10 फ्लोर से जंप करके आते हैं तो आपकी मैक्सिमम एनर्जी रिलीज़ होती है। तो जब आप जंप करके पहले फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे आएंगे ज़्यादा एनर्जी, जंप करके पहले फ्लोर पे आएंगे कम एनर्जी, जब आप जंप करके दूसरे फ्लोर पे जाएंगे और कम एनर्जी रिलीज़ होगी, जंप करके तीसरे फ्लोर पे जा रहे हैं तो और एनर्जी रिलीज़ होगी। इसी तरह से होता ये है कि के करीब वाला ऑर्बिट होता है, उसके बाद एल होता है, उसके बाद एम होता है, उसके बाद एन होता है। जब इलेक्ट्रॉन जंप करके सबसे करीब वाले में जाता है तो वो एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, वो आपके पास ऑर्बिट्स गैप ज़्यादा होंगे, उसकी वजह से एनर्जी गैप ज़्यादा होगा और ज़्यादा एनर्जी एमिट होती है। तो इसलिए जब इलेक्ट्रॉन के में जाता है, के में जाने से एनर्जी बहुत ज़्यादा वो रिलीज़ करता है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास यहाँ पे ऑर्डर बनता है के अल्फ़ा, के बीटा, के गैमा का। के अल्फ़ा, के बीटा, के गैमा क्या है कि जब डिफरेंट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके के ऑर्बिट पे आ रहे हैं, अगर आपके पास एल से जंप करके के ऑर्बिट में आए तो के अल्फ़ा, एम ऑर्बिट से जंप करके के में आया तो के बीटा, एन ऑर्बिट से जंप करके आया तो के गैमा। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके एल ऑर्बिट में आ रहे हैं, अगर करीब वाले ऑर्बिट से जंप करके आएगा तो के अल्फ़ा, उससे ऊपर वाले ऑर्बिट से जंप करके एल शेल के अंदर आएगा तो आपके पास एल बीटा, और उससे ऊपर वाले ऑर्बिट से जंप करके एल शेल में आएगा इलेक्ट्रॉन तो आपके पास आएगा एल गैमा। कुछ आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ हैं जो आपने याद रखनी है, जो आपको बुक्स में भी मेंशन है और यहाँ पे भी मैंने एमसीक्यूज़ के लिए मेंशन कर दी है। उसके बाद ये है कि जो अभी सारी मैंने बातें बताई वो यहाँ पे डायग्राम में आपको नज़र आ रही है। देखिए आप गौर से कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि अलग अलग शेल में जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं जंप करके तो करीब वाले शेल से जा रहे हैं तो अल्फ़ा, उससे दूर वाले से जा रहे हैं तो बीटा, उससे दूर वाले से जा रहे हैं तो गैमा। और जब आपको इसका एक ग्राफ शो होता है, जो आपको यहाँ पे ग्राफ नज़र भी आ रहा है, जिसमें आपके पास जब इलेक्ट्रॉन जंप करके जाता है तो एक हाई पीक मिलती है आपको, हाई स्लोप मिलती है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे ऑर्बिट में जाता है।
अब होता ये है कि फिर वहाँ जाके स्टेबल होता है, फिर वो जब और तीसरे ऑर्बिट में जाके जंप करता है तो फिर आपके पास एक हैवी एनर्जी पीक नज़र आती है स्लोप की, वो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब होता ये पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है? पेनिट्रेटिंग पावर कहते हैं कि जी के ये वो पावर है जिसमें आप ऑब्जेक्ट को क्रॉस करके गुजर सकते हैं। दे आर पेनिट्रेटिंग सेवरल सेंटीमीटर इनटू सॉलिड्स। अब जो आपके पास कम वेवलेंथ वाली रेज होती हैं उनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है। जो हैवी एनर्जेटिक रेज है, हमें भी पता है जो हैवी एनर्जेटिक चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा एनर्जी रखती है, वो ज़्यादा चीज़ों को क्रॉस कर सकती हैं। इसी तरह से जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा रेज ये मैस में ज़्यादा होती हैं। अल्फ़ा रेज मैस में ज़्यादा होती हैं, इस पर चार्ज होता है जिस वजह से ये ज़्यादा चीज़ों को क्रॉस नहीं कर सकती, ये पेपर पे रुक जाती है। जो बीटा रेडिएशन होती है ये इलेक्ट्रॉन रेज होती हैं। अल्फ़ा हीलियम पार्टिकल रेज होती हैं, बीटा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल रेज होती हैं। ये पेपर को क्रॉस करती है लेकिन स्किन को क्रॉस नहीं कर पाती। उसके बाद आती है मेडिकल एक्सरेज। ये जो एक्सरेज होती हैं ये एक्सरेज बीटा से ज़्यादा एनर्जेटिक होती है क्योंकि इन पर कोई चार्ज भी नहीं होता। और अब आपके पास एक्सरेज जो होती है, आप जब एक्सरे करवाते हैं अपनी स्किन का, हड्डियों वगैरह का करवाते हैं, तो वो स्किन में से रेज जाती हैं, वो दूसरे मटेरियल से पास होकर वापस आ जाती हैं। उसके बाद एनर्जेटिक रेज आती है, गामा रेज, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रेज आ जाती है न्यूट्रॉन रेज, ये याद रखना है। उसके बाद विजुअलाइजेशन क्या होती है ये हम देखते हैं। कहता है एक्सरे विजुअलाइजेशन द इंटीरियर ऑफ द मटेरियल। कहता है कि एक्सरे चूँकि एनर्जेटिक रेज है, पेनिट्रेट कर जाती हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर चले जाती हैं, फिर टकरा के वापस आती हैं, तो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखने में मदद हो सकती है। आयोनाइजेशन क्या होती है ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि आपके पास फोटॉन्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ ले जाते हैं, तो आप इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन इफेक्ट कहते हैं। अब द डार्कनिंग ऑफ द फिल्म होता ये है कि आप जब एक्सरे करते हैं तो आप जब एक्सरेज को किसी भी शीट पे फेंकते हैं, जब आप किसी शीट पे फेंकते हैं वो शीट पे जहाँ जहाँ जाके एक्सरेज गिरती हैं वहाँ पे वो हिस्सा ब्लैक हो जाता है, डैमेज हो जाता है। और जहाँ पे जाके वो एक्सरेज नहीं गिरती, जैसे कि आपकी जो बोन्स होती हैं, बोन से एक्सरेज टकराती हैं तो वो बोन के अंदर से गुजर नहीं पाती, तो एक्सरेज बोन वाले हिस्से से जो है वो गुजर नहीं पाती, बाकी हिस्से पे जाके जब जाके टकराती है शीट पे तो वो शीट ब्लैक कर देती है। तो जहाँ से गुजर नहीं पाती तो हम कहते हैं कि वो हिस्सा जो है वो बोन वाला है। और अगर कोई बोन टूटी हुई हो तो वहाँ से एक्सरेज गुजर जाती हैं और जाके वो हिस्सा डैमेज कर दे तो हमें पता चल जाता है यहाँ से बोन ब्रेक है। क्वान्टिटी ऑफ एक्सरेज, जब आप एक्सरेज करवाने जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस क्वांटिटी की एक्सरेज आपने जो है वो फॉलो आउट करवानी है, जो उस शीट को डैमेज कर सकती है और आपकी स्किन को बचा सकती है। अगर हम बहुत ज़्यादा हाई एनर्जेटिक रेस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो वो आपकी स्किन को भी डैमेज कर सकती है। उसके बाद सीटी स्कैन क्या होता है? ये सीटी स्कैन में आपके पास होता ये है कि आप एक्सरे को यूटिलाइज़ करते हैं और आप एक्सरेज को 3 डायमेंशनल्स फेंकते हैं और 3 डायमेंशंस में फेंकने से आप पूरी बॉडी स्ट्रक्चर भी है आप उसके भी एक्सरे कर सकते हैं। आप स्पेसिफिक पार्ट का 3D इमेज बना सकते हैं एक्सरेज के थ्रू। इसके कुछ एडवांटेजेस गिवन है, कुछ डिसएडवांटेजेस गिवन है। एडवांटेज गिवन है जो टाइम सेविंग है, प्लेन इमेज आपको मिल जाता है, इंजरीज़ का पता चल जाता है, बोन स्ट्रक्चर्स का पता चल जाता है, मेटल स्टड्स का पता चल जाता है। इफेक्टिव रेडिएशंस जो है वो 2 से 10 मीटर तक होती हैं। डिसएडवांटेज ये है क्योंकि अब आप एक्सरेज को यूज़ करते हैं और पूरी बॉडी पे फेंकते हैं, जहाँ जहाँ पे आप सिटी स्कैन करना चाहते हैं आप 3D इमेज बनाने के लिए सिटी स्कैन करते हैं। तो डिसएडवांटेज ज़ाहिर है कि ये आपकी कोई बोन को ब्रेक भी कर सकता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है। उसके बाद MRI होती है। MRI भी आपके पास मेडिकल रेडियो इमेजिंग जो होती है, इसमें आपके पास ये होता है कि आप अगेन वही 3D एक्सरेज को यूटिलाइज़ कर रहे हैं ना, आप एक्सरे यूटिलाइज़ करके आप पिक्चर्स बना सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है जी कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस याद करने हैं। और जो डिसएडवांटेज में आपने पहले डिस्कस किया था, ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, वो कैसे होता है कि आपको पता है जो बॉन्ड्स के अंदर और बॉडी के अंदर आपके पास बॉन्ड्स बने होते हैं, OH बॉन्ड्स जो बने होते हैं, केमिस्ट्री में आपने डिटेल्स में डिस्कशंस की हैं, वो टूटना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आता है जी कि सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन। यंग एंड रैपिडली ग्रोइंग सेल्स आर पर्टिकुलरली susceptible, hence X-rays are useful for the selective destruction of cancer cells। देखिए एक्सरेज को आप यूज़ कर सकते हैं कैंसर्स का इलाज के लिए। जो आपको आजकल पता है कि लेज़र ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, ये हैवी एनर्जेटिक रेस को आप फेंकते हैं, उस हिस्से को आप डैमेज करवा देते हैं,
तो इस तरह चीज़ें को बेहतर किया जा सकता है। ये आगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आप खुद सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके कि एक्सरेज किस तरह डिस्कवर की, प्रोडक्शन क्या है, रिवर्स प्रोसेस किसका है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। हाइड्रोजन एटम डू नॉट प्रोड्यूस एक्सरेज बिकॉज ये एक लाइटर एटम होता है जो हैवी एनर्जेटिक रेस को नहीं निकाल सकता। और द मिनिमम वेवलेंथ एट विच द ट्यूब इज़ ऑपरेटिंग, द वोल्टेज ऑफ द ट्यूब इज़ 12.4 किलोवाट। ये आपने कुछ एमसीक्यू याद रखने हैं, इनकी डिटेल्स आपको ग्रुप्स में भी आ जाती हैं और आपने बाकी ये प्रैक्टिस लास्ट में करनी है जी। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।